सब बताएंगे, सब कुछ होगा अभी। ठीक है, ठीक है भाई। अभी कुछ टाइप करके नहीं बता रहा हूँ, अभी जस्ट मैं वर्बल इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है, आगे भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो आपने पाइथन में पढ़ा, ठीक है, आपने जब बैच में एनरोल किया होगा डेटा एनालिटिक्स में या डेटा साइंस में, तो आप सबको बहुत लाइब्रेरीज के बारे में आइडिया दिया होगा कि ये लाइब्रेरीज पे परफॉर्म करना है। आपने कभी ये डीप में एनालाइज करने की कोशिश किया कि डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स होता क्या है? डेटा एनालिसिस एक मेरा प्रोसेस है डेटा को एनालाइज करने के लिए, और डेटा एनालिटिक्स एक ये मेरा ब्रांच है जिसमें डेटा एनालिसिस ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। डेटा एनालिटिक्स क्या है? एक आपका ब्रांच है। जैसे डेटा साइंस एक आपका क्या है, ब्रांच है, वैसे ही डेटा एनालिटिक्स एक ब्रांच है। पूरा ये सब एक एआई के अंदर में आते हैं। ये सब आपको पहले कभी मैंने इंट्रो में बताया होगा, एसक्यूएल में या पाइथन में कभी बताया था? पाइथन में आपको बताया होगा, है ना? ठीक है। नहीं, आप लोगों का पाइथन था नहीं मेरे से। पूरा जो ये मेरा ब्रांच आता है डेटा साइंस का, ये सब मेरा एआई के अंदर में आता है। एआई के अंदर में ही मेरा ब्रांच है डेटा साइंस, और डेटा साइंस के अंदर में ही मेरा डेटा एनालिटिक्स का ब्रांच आता है। विदाउट डेटा एनालिटिक्स किए हुए मैं डेटा साइंस पे नहीं जंप कर सकता, या कोई नहीं जंप कर सकता। आपको डेटा एनालिटिक्स से होके ही आपको डेटा साइंस के थ्रू जाना पड़ेगा, डेटा साइंस के लिए जाना पड़ेगा, राइट? अब डेटा एनालिटिक्स होता क्या, और ये डेटा एनालिटिक्स का फील्ड मार्केट में इतना क्यों है? रीज़न उसके पीछे बहुत सारे हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आज के टाइम में डेटा का जो जनरेशन का स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलते हुए 2 मिनट हो गए होंगे आई थिंक। ये 2 मिनट का मैंने जितना भी बोला वो सारा एक इनडायरेक्टली फॉर्म में क्या था, डेटा ही था। एक डेटा ही था। अभी इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, एक डेटा की बात करेंगे, राइट? सर देखिए डेटा। रिकॉर्डिंग लगा देना। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग है। ये जो नीचे शो हो रहा होता है ना, रेड बिंदिया जैसी, बिंदी जैसी, ये वही है, ठीक है। तो जब मैं डेटा की बात करता हूँ तो डेटा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रॉ फॉर्मेट में मेरे पास रखा हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन रॉ फॉर्मेट में। वो इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में नहीं है, वो जस्ट एक रॉ फॉर्मेट में। मैंने एसक्यूएल में भी एक एग्जांपल आपको दिया था। यहाँ पे जैसे व्हाट इज डेटा साइंस, आपका एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी को अगर मैं फ्रेम चेंज कर दूं, मैं लिख दूं साइंस डेटा इज व्हाट, इसका कुछ मतलब निकलता है? नहीं निकलता। तो ये साइंस डेटा इज व्हाट जो मेरा लिखा हुआ है, ये एक मेरा डेटा है। और व्हाट इज डेटा साइंस जो ये वर्ड में कन्वर्ट हुआ है, ये एक मेरा इंफॉर्मेशन है, राइट? भाई अरविंद, आपका तो डीए हो गया था। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो डेटा साइंस इज व्हाट, सर। ये भी एक मेरा सेंटेंस फ्रेम हो सकता है, सर। लेकिन एक रॉ फॉर्मेट में और एक इंफॉर्मेशन में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। सर। हाँ जी। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? नहीं, अभी कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। ओके ओके। चलिए स्क्रीन शेयर कर देते हैं। देखो स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, राइट? ठीक है। डेटा एनालिटिक्स आप अभी से नहीं, आप बचपन से डेटा एनालिटिक्स करते आ रहे हो, जब से आपके अंदर में थोड़ा सा रीजनिंग को लेकर के अप्रोच बन गया है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे एक सजेशन दो, मैं एक कॉफ़ी शॉप ओपन करना चाहता हूँ, तो क्या क्या सजेशंस होंगे आपके? बताओ भाई, एक एक करके, फास्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। उसका नेम क्या होगा? और लाइसेंस प्लेस लेना हो सर गया, पहले। इंटीरियर डिज़ाइन, और अरे कॉफ़ी नहीं पिया है। कह रहा है कॉफ़ी नहीं पिया सर मैंने। आपका नाम क्या है? सरिता, बताइए। मेन्यू कार्ड क्या होगा? सर मेरा तो बजट ही नहीं है। ऑफर, ऑफर्स मेरे क्या क्या हो सकते हैं, राइट? मेन्यू कार्ड क्या क्या हो सकता है? मेरे को ब्रांडिंग कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है? यानी कि एक कॉफ़ी शॉप को ओपन करने के लिए ये सारे मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चंस अपने आप से पुटअप किए। तो डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में हमें यही काम करना होता है। कंपनी आपके पास आती है, कंपनी आपके पास डायरेक्टली नहीं आती है, इनडायरेक्टली वो किसी कंपनी के पास जाएगी, आप उस कंपनी में काम कर रहे होगे, वो उस कंपनी को अप्रोच करोगी, करेगी कि मेरा सेल्स एक्चुअली डिक्लाइन हो रहा है, तो सेल्स को आपको जो है वो इंक्रीज करवाना है। वो उसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, उसके बेसिस पे ही आप कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आज थोड़ा सा मेरा मूड खराब चल रहा है। उसको ये तो नहीं बोलते हैं कि मेरे को कौन है तो इनको तो पता ही है, लिंक सबके पास है। ठीक है। डॉक्टर के पास जाके ये तो नहीं बोलते हो ना कि भाई मुझे पैरासीटामोल दे दो, या क्या बोलते हो?
कि आप अपने क्या बताते हो, प्रॉब्लम्स बताते हो। तो जो कोई भी कंपनी आपके पास अप्रोच करेगी वो आपको प्रॉब्लम्स बताएगी, मेरा सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, मेरा रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, मेरा प्रॉफिट नहीं बन पा रहा, मेरे ऊपर डेट बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे जो मार्केट में जो कस्टमर रिटेंशन है वो नहीं बन पा रहे हैं, कस्टमर छोड़ के चले जा रहे हैं। ये सारे उसके क्या है, पर्टिकुलर एक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को आपको रेक्टिफाई करना होगा और सॉर्ट आउट करना होगा। इसके लिए पहले आप उससे क्या मांगोगे भाई, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मांगोगे ना, उससे डेटा तो मांगोगे ना कि आप एक्चुअली काम क्या करते हो, कंपनी आपका काम क्या करती है, आपका रेवेन्यू मॉडल कैसा है, आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, आप प्रोडक्ट को कैसे उठाते हो, क्या परचेज करते हो, क्या आपका वेंडर में ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्या आपका प्रोडक्ट पे मार्जिन बहुत ज़्यादा आपने बना रखा है या वेंडर को बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो। जब तक आप पे डेटा नहीं होगा तब तक आप उसको डेटा को एनालाइज नहीं कर पाओगे। और एनालिसिस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ऑब्जर्व करना, डेटा को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व मतलब डेटा से कुछ क्वेश्चंस पूछना, डेटा से क्वेश्चंस पूछ के उसके अंदर जो अनसीन पैटर्न है, जो हिडन पैटर्न है, जो इन जनरली उसे डायरेक्टली नहीं दिख पा रहा है, उस डेटा डेटा एनालिसिस का यूज करके उसे फाइंड करना। तो जो पैटर्न मुझे दिख रहा है वो तो मेरा सीन पैटर्न है, उस सीन पैटर्न का यूज करके तो कोई भी बता सकता है। जैसे अभी दीपावली आने वाली है, दिवाली का टाइम चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, हर कोई क्या करेगा, अपने स्टोर्स में प्रोडक्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा भाई। लोगों पे पैसा नहीं भी है तो भी कर्जा लेके कुछ ना कुछ तो खरीद के आएंगे ही, राइट। दीपावली का टाइम है तो वो फेस्टिवल में ये समझ जाते हैं कि फेस्टिवल आएगा तो सेल्स मेरा इंक्रीज होगा, रेवेन्यू मेरा इंक्रीज होगा, क्यों ना एक चांस लिया जाए। ठीक है, आप लोगों ने मुझे सजेशंस दिए, क्या एक ही बार में मैं 100 कॉफी आउटलेट खोल दूं? अब आप ही लोग मना कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये पहले से ही आइडिया है कि एक पे पहले आप करके देखो कि आपका किस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है, उस प्रोग्रेस के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि आगे मुझे कहाँ कहाँ पे ओपन करना है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई कंपनी इन्वेंट्री बनाती है तो वो एक ही बार में पूरा सारा जो भी प्रोडक्ट है वो परचेज करके रख नहीं लेती है कि भाई दीपावली का टाइम है तो एक काम करते हैं सब कुछ परचेज करके रख लेते हैं। नहीं, पहले उन्होंने छोटा छोटा ऑफर्स दिया, उसके बाद देखा कि अब इंडिया में ऐसा टाइम आ चुका है कि हमें बिग बिलियन डे लॉन्च कर देना चाहिए। तो चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो, ये सब बिग बिलियन डे ऑफर्स लॉन्च करते रहते हैं, और यही वो टाइम होता है जहाँ पे डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट पे लोड पड़ जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे उसको सबसे ज़्यादा काम करना होता है। कौन कौन से ऑफर्स निकालने हैं, किसके साथ क्या पैटर्न को मैच करना है, कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों ने कभी अमेजोन पे तो कुछ ना कुछ बाय किया होगा रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि ये ग्रेट इंडिया फेस्टिवल गेट सेल रेडी अप टू 75% ऑफ ऑन हेडफोन्स, क्या ये इसका जो फाउंडर है जेफ बेजोस उसके मन में आता है दे दो, फिर आज 75% ऑफ रखते हैं। इनका एट द एंड ये है कि हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनका मेन तो ये कंसर्न रहता है, तो ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि वेंडर से हम किस रेट पे उठा रहे हैं, कस्टमर्स को हम किस रेट पे दे सकते हैं, उनको ऑफर्स क्या दे सकते हैं कि वो 75% अगर वो बोट कंपनी पे भी जाए तो भी उसे ना मिले, हमारे वेबसाइट के थ्रू से मिले। अगर एप्पल कंपनी ही सस्ता फ़ोन देना स्टार्ट कर दे तो लोग अमेजोन पे क्यों जाएंगे? अगर फ्लिपकार्ट महंगा फ़ोन देगी तो लोग फ्लिपकार्ट पे नहीं जा पाएंगे। तो वो डेटा को एनालाइज करते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं डेली बेसिस पे 1,000 रुपये जनरेट कर रहा हूँ तो मैं डेली बेसिस पे 100 ही रुपये जनरेट करूँगा, लेकिन बल्क में जनरेट करूँगा। आपको पता है जो कंपनी जो सबसे रिटेलर होता है, रिटेलर जो सबसे लोवेस्ट आपका ग्रेड हो जाता है पूरे हायरार्की में बिजनेस में, उसका सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है प्रोडक्ट पे, सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। वो एक चीज़ बेचेगा, जैसे एक एक उसने ये मार्कर को सेल ऑफ किया, इस पे वो 10 रुपये कमा लेगा, लेकिन एक कंपनी 10 रुपये इस पे नहीं कमा सकती है, क्योंकि उनका काम है बल्क में। वो 1 रुपये कमाएगी लेकिन वो 1 करोड़ मार्कर्स बेचेगी, और वो 10 रुपये कमाएगा लेकिन वो 10 भी नहीं बेच पाएगा। तो क्या कमाया उसने? तो एट द एंड जो वो डिसीजन लेते हैं इसी डेटा के बेसिस पे। तो डेटा आपके पास होना चाहिए, डेटा के बेस पे डिसीजन होना चाहिए। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? अगर उसे लग रहा है कि छोटा फीवर है, बीपी चेक करेगा, फीवर देखेगा, उसे लग रहा है कि नॉर्मल है तो उसी के बेसिस पे कुछ ना कुछ मेडिसिन दे देगा, बिकॉज उसकी लर्निंग उस बेसिस पे हो रखी है। अगर उसे लगेगा कि सेकेंड टाइम भी बंदा आया, इसका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो वो क्या बोलेगा कि आप कुछ टेस्ट करा के आओ, राइट। और टेस्ट में वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा या आप बोलोगे मैं अपने हिसाब से करवा के ले आता हूँ? वो अपने हिसाब से बताएगा भाई आपको ब्लड टेस्ट करना है, किडनी टेस्ट करना है, एलएफटी करना है, केएफटी, ये सब जो इसके टर्म्स होते हैं उसके बेसिस पे। और उस टेस्ट को क्या वो खुद ही डिकोड कर लेगा? जो पेशेंट गया है वो खुद ही समझ लेगा मेरा ये टेस्ट आया है तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, अगर ये रेंज इतना कम आता है तो मुझे क्या मेडिसिन लेनी चाहिए? कर सकता है? नहीं कर सकता,
कि ये तो कह रहा कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई? अंदाजा ले लोगे? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ, गूगल पे सर्च करके मेडिसिन ले सकते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। ले सकते हो? भाई डॉक्टर के पास गए क्यों थे फिर? हैं? नहीं, आपको कोई मेडिसिन खुद से नहीं लेना। अगर डॉक्टर के पास गए हो तो, अगर कोई नॉर्मल है, हल्की आपको भी बीमारी पता है हो कि तो सर नॉर्मल है पेट्रोल तो ले भाई लो। सकते हैं। अब पैरासीटामोल हो गया, डोलो हो गया, गैस का हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ये सब तो हम खुद ही ले लेते हैं। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास गए ही हैं, इसका मतलब क्या था? कि हमारे कंट्रोल में नहीं था। कंट्रोल में नहीं था तो फिर वो जो प्रिस्क्राइब करेगा उसके हिसाब से करेंगे ना। हाँ, वो अगर ज़्यादा बोल देगा तो दूसरे डॉक्टर पे जाएंगे। उसने वो मूवी नहीं थी रन मूवी की, क्या बोलता है उसे? चोट लगा था सर पे, टक्का लगा दिया सर। तो वैसा ही, ठीक है। तो ओवरऑल डेटा डॉक्टर को भी चाहिए आपके बॉडी को एनालाइज करने के लिए कि आपका बॉडी एनवायरनमेंट पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। वो खुद से भी डिसीजन नहीं ले सकता। एज अ डेटा एनालिस्ट आप जो है वो पर्टिकुलरली क्या करते हो कि डेटा के बेस पे आप उस डेटा को एनालाइज करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो। उस डेटा से क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए। दो तरीके के डेटा एनालिस्ट होते हैं मार्केट में, और दो ही तरीके के डेटा साइंटिस्ट होते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है ऑपरेशनल। थ्योरेटिकल मतलब जो कोड करना जानता है। तो जो कोड करना जानता है उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि कोड करना आप सीख लोगे। ऑपरेशनल जो डेटा एनालिस्ट होता है उसका काम होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वो डेटा को समझता है, वो बिजनेस को समझता है, वो उसे डेटा देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर डेटा कहना क्या चाह रहा है। इस डेटा में से कौन सा इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट है और कौन सा इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। जब आप डेटा को एनालाइज करते हो तो उसे हम कहते हैं आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस नहीं, उसे हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपके पास डेटा आया, आपने डेटा को एनालाइज किया और आपने रिपोर्ट अपना जनरेट करके दे दिया। तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे डेटा एनालिस्ट के साथ साथ की स्किल्स में ये भी लिखा होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी करना आना चाहिए। तो वो डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही वही है कि जो आप काम डीए में करोगे। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का काम होता है जो प्रिस्क्राइब करता है। प्रिस्क्राइब कौन करता है? आपका डेटा साइंटिस्ट करता है, राइट। डेटा एनालिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं करता। जैसे कि आप जब रिपोर्ट लेके जाओगे तो किसी पैथोलॉजिस्ट से आप रिपोर्ट बनवाओगे तो उससे तो बोलोगे नहीं आप कि मुझे मेडिसिन भी लिख के दे दो। ऑल्दो उसे पता है कि कौन सा रेंज आपका कम आया है, कौन सा रेंज ज़्यादा आया, लेकिन वो मेडिसिन के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि वो आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। सेम एज इट इज़ डेटा एनालिस्ट जो है वो रिमार्क्स देगा कंपनी को कि ये पर्टिकुलर डेटा ट्रेंड में ये प्रॉब्लम है, इस डेटा ट्रेंड में अगर ये रिमार्क पे वो वर्क करता है तो इसका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। जो प्रिस्क्रिप्शन का काम है, जो फोरकास्टिंग का काम है, जो प्रिस्क्राइब करने का काम है, प्रिडिक्ट करने का काम है, वहाँ पे डेटा साइंस का स्टार्ट हो जाता है। तो डेटा एनालिस्ट से ही डेटा साइंस के लिए निकला जाता है। डेटा एनालिस्ट में आपके 4 तरीके के टूल्स पे आपको काम करना होता है। आप लोगों ने पाइथन सभी का रखा होगा, ठीक है। पाइथन आप लोगों ने जरूरत से ज़्यादा पढ़ लिया है। डीए के लिए इतना पाइथन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने उप्स पढ़ा, वो जो पाइथन था वो आप सॉफ्टवेयर लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। डीए में आपको अगर लूप्स आता है, ठीक है, आपको अगर फंक्शंस आते हैं, लूप्स आते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। आपके लूप्स हो गए, आपके फंक्शंस हो गए, आपके इफ एल्स हो गए, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं हमारे? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर तो पता है ना, डेटा टाइप्स। भाई जितने भी हमारे पाइथन के डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। फाइल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। डेटा टाइप्स हो गए ना सारे, लिस्ट, टपल, सेट, जो भी हो हमारे सारे इसी के अंदर में आ गए, ठीक है। क्या चीज़? रेगेक्स का रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, ठीक है। डेटा एनालिसिस में अगर मैं बात करूं भाई, पांडास और नम्पी ये काम खुद करेगा ना। हम रेगेक्स का यूज़ करके अगर मुझे पैटर्न फाइंड करना है डेटा का, मुझे पैटर्न फाइंड वर्ड का नहीं करना है। जब मुझे वर्ड का फाइंड करना होता है तब मैं रेगेक्स का यूज़ करता हूँ, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन का। मेरे पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में मैं कुछ हिडन वर्ड्स या ऐसे वर्ड्स जो ढूंढना चाहता हूँ जो सिमिलर हैं, तो जब मुझे वर्ड्स में देखना हो तब मैं रेगेक्स का यूज़ करूँगा। रेगेक्स का यूज़ मैं एमएल में कर सकता हूँ। अगर किसी पर्सन का मुझे सेंटिमेंट एनालाइज करना है, कोई एक पर्सन है, आप डेली बैठ के ट्वीट करते रहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि इस बंदे को मुझे उठाना है और सीधा अभी, तो कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। पर्टिकुलर आपकी बात कर रहा हूँ तो आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। तो वो क्या करेगी, देखेगी कि इसने अगर 1000 ट्वीट किए एक साल में, इसने क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए, तो वो इसके सेंटिमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करेगी, क्या वो पॉजिटिव सेंटिमेंट से या वो नेगेटिव सेंटिमेंट से। ये हमेशा गवर्नमेंट के अपोजिट इसने जो भी लिखा है भाई, यहाँ पे इसने गवर्नमेंट के सपोर्ट में लिखा है, पता लगा पॉजिटिव को भी नेगेटिव बोल रहा है, G20 में ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। ये सारे नेगेटिव सेंटिमेंट और ये सब एनालिसिस होते हैं।
ट्विटर भी ये एनालिसिस परफॉर्म करता है, गवर्नमेंट भी चाहे तो ये एनालिसिस परफॉर्म करवाती है। और जो आजकल के डेटा एनालिस्ट, और आप भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि किसी का ट्वीट या किसी का कोई मैसेज एनालाइज कर सकते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। इसी को हम बोलते हैं कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस। कस्टमर, जब आप अमेजोन पे जाते हो, यहाँ पे फीडबैक देते हो ना, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वही जेन्युइन होते हैं। जो 5 स्टार वाले वो बहुत कम होते हैं, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ कौन लिखते हैं वो, लेकिन पेड वाले होते हैं आई थिंक ज़्यादातर। ठीक है, तो डेटा टाइप्स आपका इनफ है, लूप्स इनफ है, फंक्शंस आपके इनफ हैं। ठीक है, और इनकेस अगर मैं इसमें बोलूँ तो आपको कुछ जो डेटा टाइप्स के आपके कॉम्प्रीहेंशन के प्रोसीजर हैं, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन आपके हो गए और डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, उतना इनफ है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। किस चीज़ की? डेटा एनालिसिस के लिए। लेकिन क्यों आप लोगों ने पढ़ा? क्योंकि इन जनरल एक पाइथन की रिक्वायरमेंट आपको लाइफ में पड़ेगी जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे, तो इसलिए डीए में हम आगे पढ़ते हैं। डीए में आपके 4 लाइब्रेरीज होते हैं, कौन कौन से बताइए? पांडास, नम्पी, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। अगर मुझे डेटा को एनालाइज करना है और अगर डेटा को विजुलाइज करना है, डेटा को एनालाइज करने के लिए मैं स्क्रैच से पाइथन का यूज़ कर सकता हूँ, विदाउट पांडास और विदाउट नम्पी का। मेरे को क्या इसमें करना पड़ेगा? फाइल हैंडलिंग सीखना पड़ेगा, फंक्शंस पे काम करना पड़ेगा, मेरे को इफ एल्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मैं विदाउट पांडास और नम्पी का यूज़ किए मैं पाइथन का यूज़ करके भी काम कर सकता हूँ। लेकिन जो ऑलरेडी लाइब्रेरी बनी हुई है, लाइब्रेरी का आप फ़ायदा जानते ही हैं कि वो वन गो में कर देता है, फंक्शंस बने होते हैं, तो हम पाइथन के स्क्रैच से क्यों करें? तो इसलिए हमें पाइथन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है डीए में, वो अप टू 55 to 60% की रिक्वायरमेंट होती है। इस लेवल पे आपका अगर पाइथन है, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है। आप बेसिक लूप चलाना जानते हैं, बेसिक इफ एल्स पे काम करना जानते हैं, तो इतना इनफ है डीए के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि डीए का अप्रोच जो है वो डेटा की तरफ ज़्यादा है, कोडिंग की तरफ कम है, और ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 2 तरीके के लोग हैं, एक जो कोडिंग करना जानते हैं और एक जो बिजनेस को समझ सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस को समझने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट है, ना कि कोडिंग। क्योंकि कोडिंग तो मैं कॉपी पेस्ट भी करवा सकता हूँ ना, ऑलरेडी कोई कोडर था वो बना के गया, बस मुझे क्या करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो कोड काम ऑलरेडी कर रहा है। और एक बार अगर आप कंपनी में कोड बना दोगे तो उस कोड को कितना चेंज करोगे? जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है चेंज तो होगा नहीं। लेकिन एट द एंड आपको डेली बेसिस पे समझना क्या है? बिजनेसेस को समझना है, राइट? कि ये एक्स बिजनेस आया, ये वाई बिजनेस आया, ये कर क्या रहा है। यहाँ पे देखो डिफरेंस लिखा है, मैं चाहूँगा कि आप इसका जाते वक्त ना एक बार फोटो लेके पढ़ लेना, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, डीए में, एमएल में और डेटा एनालिस्ट में। भाई जो ऑनलाइन है उन्हें मैं भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी आज का टॉपिक है, रिक्वायर्ड नहीं है इस केस में। इसमें हमारे 4 लाइब्रेरीज आते हैं, नम्पी, पांडास, ठीक है, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन। किसका क्या वेटेज है और किसका वेटेज आपको रखना है? नम्पी का वेटेज है आपका 15%। अगर आपको नम्पी 15% भी आता है तो आप डेटा एनालिटिक्स में बहुत अच्छे लेवल पे हैं। पांडास का वेटेज है आपका पूरा 70%। सारा खेल ही यहाँ पे किसका है? पांडास का है। अगर आप डीए में पांडास आपका वीक हो गया तो समझना डीए वीक हो चुका है आपका पूरा। ठीक है, अगर मैं मैटप्लॉटलिब की बात करूँ तो मेरा कितना परसेंट यहाँ पे बच जाता है? इसे 10 कर देते हैं और बाकी को भी 10 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा को विजुलाइज कराने के मेरे कुछ लिमिटेड कोड्स हैं। भाई मैं एट द एंड क्या बनाऊंगा? या तो बारी ग्राफ बनाऊंगा, या तो हिस्टोग्राम बनाऊंगा, या स्कैटर प्लॉट बनाऊंगा, या पाई चार्ट बनाऊंगा, या क्या क्या चार्ट बना सकते हैं बताओ आप ही लोग, है ना? एक्सेल में आपने कितने चार्ट बनाए? या तो कॉलम बनाओगे, या बार चार्ट बनाओगे, लाइन चार्ट बनाओगे। तो बस मुझे क्या करना है, मेरे को डेटा लेना और इसमें प्लॉट कर देना। और क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा कलर चेंज करोगे, डिज़ाइन चेंज करोगे। लेकिन डेटा एनालिस्ट को डिज़ाइन और कलर पे थोड़ी ना पैकेज मिलेगा, उसको मेन काम जो डेटा एनालिसिस का काम है वो पांडा संभालेगा इधर। नम्पी का यूज़ डेटा एनालिटिक्स में उतने बड़े लेवल पे नहीं है। नम्पी का यूज़ आपका पड़ जाता है जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका ओपन सीवी पे, इमेज प्रोसेसिंग पे, ठीक है, आपका साईपाई पे। जब मुझे साइंटिफिक कुछ कैलकुलेशन करना हो तब मैं साईपाई पे काम करता हूँ। साईपाई का मतलब मुझे कुछ मैथमेटिक्स एल्गोरिदम्स पे काम करने हैं। जैसे कि जो साइंटिस्ट सब हैं वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट? इंटीग्रेशन हो गए, डिफरेंशिएशन हो गए, आपके बीटेक के लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है, या जिन्होंने बीएससी, एमएससी, पीएचडी मैथमेटिक्स में किया हुआ है, फोरियर सीरीज आपके हो गए, या डिफरेंट कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिक्स में हो गया, क्वांटम फिजिक्स में जो मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब करने के लिए मुझे नम्पी का यूज़ चाहिए होता है। नम्पी का बेसिक यूज़ होता है कि मुझे मैट्रिसेस को कंट्रोल करना है।
नम्पी का मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज पड़ेगा। मैट्रिक्स क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़ा है? किन किन ने नहीं पढ़ा है मैट्रिक्स? एक्सलेंट स्टूडेंट्स भी। सर मैट्रिक्स मैं का तो मतलब, हाँ बोलो। सर एंड्रू टेट वाली मैट्रिक्स क्या कह रहे हो? सर क्या होता है सर मैट्रिक्स? अरे वही तो बता रहा हूँ अभी। ठीक है भाई, मैट्रिक्स एक जॉन विक की मूवी है जो 4 पार्ट में रिलीज हुई है। ठीक है। हाँ वही सर, मैं वही बोल रहा एंड्रू टेट वाली हाँ मैट्रिक्स। हाँ, वही वाली मैट्रिक्स है, मैं उसी की बात कर रहा था। ठीक है। वो तो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, लेकिन मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मेरे पास नंबर ऑफ अगर परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं, उसको अगर मुझे कलेक्शन में स्टोर करके रखना है, तो मेरे पास एक ऐसा सेट ऑफ एरे होना चाहिए जिसमें मैं उसे स्टोर कर सकूं। उसी प्रोसेस को मैं मैट्रिक्स बोलता हूँ। मैं चाहूँगा कि बेसिक आप थोड़ा सा ना 10th या 11th क्लास का, 11th में आई थिंक सीबीएसई में, आईसीएसई में 10th में भी आ जाता है, एक बार मैट्रिक्स पढ़ लेना, क्योंकि ये वीक का गैप मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ोगे, जो मेन मेन रिक्वायरमेंट होगा मैं बताते हुए चलूंगा। मैट्रिसेस क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं, कैसे हम इन पे काम करते हैं। ठीक है। जो आपके इमेज होते हैं, इमेज आपके क्या होते हैं, जीरो से 255 रेंज के पिक्सल्स आपके होते हैं। मैं किसी भी कलर की बात करूं, दुनिया के जितने भी कलर हैं वो 0 और 255 के रेंज में ही होंगे, उससे ऊपर कोई भी कलर मेरा नहीं जाएगा। 3 कलर का कॉम्बिनेशन बनता है मेरा, आर जी और बी, रेड ग्रीन एंड ब्लू के बेसिस पे। इन्हीं 3 के कॉम्बिनेशन में मेरे करोड़ों कलर्स बने। आप जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो वो निकलेंगे इन्हीं 3 से, और हर एक कलर एक एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है, 0 से लेकर के 255 रेंज, 0 से लेकर के 255 रेंज। ठीक है। अगर रेड मेरा 0 के तरफ है, बी मेरा ये जी जी मेरा 0 के तरफ है, और बी में कुछ वैल्यू है, तो ज़्यादातर जो कलर मेरे जनरेट होंगे वो ब्लू से रिलेटेड जनरेट होंगे। अगर मेरे जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बी की वैल्यू बहुत कम है, तो मेरे ज़्यादातर कलर जी से रिलेटेड निकलेंगे। अगर मेरा जी और बी दोनों की वैल्यू बहुत कम है, आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो मेरे आर से रिलेटेड कलर निकलेंगे। कॉम्बिनेशन इन्हीं पे बनता है, ब्लैक भी इन्हीं का है और वाइट भी इन्हीं से बना हुआ है। पूरा जो 000 रिप्रेजेंट करेगा वो ब्लैक को रिप्रेजेंट करेगा, 255 255 और 255 रिप्रेजेंट करेगा वाइट को। ये सब हम मैटप्लॉटलिब में भी पढ़ेंगे और कलर कॉम्बिनेशंस में भी देखेंगे। तो जो एरेज होते हैं, जो इमेज होती है मेरे, वो एरेज के फॉर्म में स्टोर होते हैं। एरेज यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में। जो एक आपका फोटो होता है ना, वो किससे बने होते हैं, पिक्सल से बने होते हैं। कैमरा जब आप बाय करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कितना मेगा पिक्सल का कैमरा है, वो पिक्सल इमेज क्वालिटी को शो करता है कि अगर ये इमेज क्लिक करेगा तो ये कितने एरेज जनरेट कर रहा है। एक्चुअली कहने का मतलब है, वो जितना ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज होगा वो उतना ज़्यादा एरेज उसने जनरेट किया, और जितना ज़्यादा एरेज जनरेट किया है उतना ज़्यादा वो हाई ग्रेड का मेरा पिक्चर होगा, और उतना ही ज़्यादा वो स्टोरेज लेगा। तो एरेज से रिलेटेड मुझे काम करना है, ओपन सीवी इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम करना है। जो टेस्ला की गाड़ी है वो इमेज को प्रोसेस करती है, जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो इमेज को प्रोसेस करता है, राइट। आप जो फ़ोन अपना अनलॉक कर लेते हैं फेस दिखा के, वो इमेज को प्रोसेस करता है। ये सारा काम बैकएंड में नम्पी के थ्रू मैनेज किया जा रहा है। नम्पी का यहाँ पे मतलब होता है मेरे को न्यूमेरिकली कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है पाइथन में। न्यूमेरिकली मतलब मैथमेटिकली, तो मैं नम्पी का यूज़ करूँगा, राइट, न्यूमेरिकल पाइथन। डन। देन इसके बाद आ जाता है मेरा वेटेज पांडास का। पांडास का मतलब होता है पैनल डेटाज। ठीक है। जो पुराने टाइम के इकोनॉमिस्ट थे वो एक्चुअली इस टर्म का यूज़ करते थे। वो 3D जो भी हमारा डेटा होता था, एक से ज़्यादा डेटा, जैसे जो हमारा 2 डायमेंशनल डेटा होता है, जो एक्सेल होता है मेरा, वो क्या है, 2 डायमेंशनल डेटा। एक उसमें कॉलम है और दूसरा उसमें रोज है। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है एक और कॉलम आ जाए, एक और शीट आ जाए मेरी, क्योंकि एक टेबल मेरा एक रो और कॉलम से मिलके बना हुआ, उसी एक शीट के पीछे अगर मैं एक और शीट को ऐड कर दूं तो मेरा एक थर्ड डेप्थ आ गई ना मेरी, वो मेरा, हाँ, वो मेरा 3 डायमेंशनल डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो कोडिंग के लाइन में और मैथमेटिक्स के लाइन में डायमेंशंस का कोई एंड नहीं है। 1D डेटा भी है, 2D डेटा भी है, और 3D डेटा भी है, और 3D से ज़्यादा भी है, 4D 5D 6D 7D 8D 9D। आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना 7D, भाई थिएटर्स में तो लगी रहती है ना 7D, तो कभी जाके देखना, वो रहेगा 3D के सिमिलर ही, लेकिन मल्टीपल डायमेंशंस होंगे। क्या होगा, चेयर हिलेगी। भाई डायमेंशंस का मतलब है हर डायमेंशन में काम करना चाहिए वो। बोलो क्या कह रहे हो। ठीक है। तो जो मेरा डेटा है, डेटा की मेरे डायमेंशंस की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा डेटा ये डायमेंशंस की लिमिट है। 3 डायमेंशन से ज़्यादा मेरा कोई भी डायमेंशन नहीं होता, और अगर प्रैक्टिकली होता भी है तो वो 4th डायमेंशन टाइम को बोला गया है।
अगर मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे बात करूँ, लेकिन थर्ड डायमेंशन से ज़्यादा हम चीज़ों को देख ही नहीं सकते हैं। मैं एक डॉट देख सकता हूँ जो मेरा वन डायमेंशन है, मैं एक ऑब्जेक्ट देख सकता हूँ पेपर जो एक मेरा टू डायमेंशनल है, क्योंकि पेपर का थिकनेस बहुत कम होता है, तो मैं कह सकता हूँ ये एक मेरा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। एक मैं ऑब्जेक्ट देख सकता हूँ, रिमोट है, लैपटॉप है, ये सब मेरा 3D है, लेकिन 4D मेरा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में इसे टेसरेक्ट के नाम से देख बोला गया। आप लोगों ने अगर मार्वल्स की मूवी देखी होगी, थोड़ा साइंस फिक्शन मूवीज़ को देखो, थोड़ा बिजनेस को एनालाइज करो, है ना, इंटरस्टेलर मूवी हो गए या कोई भी, जरूरी नहीं है कि कोडिंग से ही सब कुछ होता है, आपको हॉलिस्टिक एक आइडिया होना चाहिए, कहने का मतलब है। तो फोर्थ डायमेंशन का ऑब्जेक्ट उसे बोला गया है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, लेकिन वो भी एग्जिस्ट अभी फिलहाल मैं नहीं मानता हूँ। तो 70% जो मेरा डेटा को क्लीनिंग का काम हो गया, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का काम हो गया, डेटा को मैनिपुलेट करने का काम हो गया, डेटा की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं टेबल को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सारा काम मैं किस में मैनेज करूँगा, पांडास में। इसके बाद आ जाता है मेरा चार्ट को प्लॉट करना। वो चार्ट प्लॉट में पांडास में भी कर सकता था, लेकिन इसी का एडवांस वर्जन आ जाता है मैटप्लॉटलिब, जो पर्टिकुलरली चार्ट को प्लॉटिंग के लिए ही बना हुआ, यानी कि विजुलाइज करने के लिए। और इससे भी एडवांस आ जाता है आपका सीबॉन, ठीक है। मैटप्लॉटलिब से कुछ ज़्यादा फीचर्स हमारे हाई ग्रेडेड क्वालिटी ऑफ इमेजेस मेरे सीबॉन जनरेट करते हैं, और ये मेन जो है ये मेरा डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेटा पे वर्क करता है। मैटप्लॉटलिब उतने पे मेरा वर्क नहीं कर सकता, इसलिए मैं सीबॉन पे काम करता हूँ। एक और मेरा, हाँ ये सब मेरे लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। ये जो मेरा प्लॉटली लाइब्रेरीज है मैं इस पर भी वर्क करता हूँ, इसे भी मैं 10% का वेटेज दे देता हूँ। आप कहोगे 110 हो गया, होने दो, क्योंकि ये 10% एक एक्स्ट्रा स्किल है आपका, ये भी आना चाहिए, राइट। इसके अलावा भी बहुत लाइब्रेरीज होते हैं जो पाइथन में आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपका डीए का कोर्स एकदम एंड हो जाता है, और यहाँ से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है एमएल का। एमएल का मतलब है कि जब आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, अब आप डेटा को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करोगे। थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ ताकि ये आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाए। एमएल में आप क्या करते हैं, डेटा आपके पास आ गया, डेटा आपने क्लीन कर लिया, डेटा को डिस्क्राइब कर लिया। अब डेटा को प्रिस्क्राइब करने की बात है तो आप डेटा को ही यूज़ करके डेटा को ही ट्रेन करवाएंगे। जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक पीटीएम ऑर्गेनाइज हो रखा है, तो पीटीएम में आप क्या करते हो कि भाई बच्चा आता है, कैंडिडेट आता है, आप उसका मार्कशीट देखते हो और उसे आप फीडबैक देते हो, डिस्कस देते हो। मान लेते हैं जो क्लास टीचर है उस दिन चेंज है, कोई दूसरा क्लास टीचर है, आपको बैठा दिया जाता है, तो आप भी क्या करोगे, क्योंकि आप तो किसी बच्चे को नहीं जानते हो, कोई नए कैंडिडेट हो आप, तो उसके लिए तो आप क्या करोगे, मार्कशीट देखोगे, मार्कशीट देख के बोलोगे भाई इसकी हिंदी बहुत बहुत वीक है, इसे इंग्लिश सिखाओ। एक शीट दिया जाता है ना कि किस बच्चे का क्या आइडिया है, राइट। तो कहने का मतलब ये कि एमएल में आप इसी प्रोसेस का यूज करके डेटा को ट्रेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर एसके लर्न का, ठीक है। और यहाँ पे मैं सीखता हूँ एमएल के एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स का मतलब बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक एल्गोरिदम्स, जिसका यूज़ करके मैं अपने डेटा को ट्रेन करता हूँ और ट्रेन करके उन्हें फिर टेस्ट करता हूँ। इन्हीं दोनों के बीच में एक जो गैप है, वो गैप आपको फिल करेगा, और वो गैप होता है आपका स्टैटिस्टिक्स। अगर ये आपका वीक हो गया तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना डीए के रहोगे ना एमएल के रहोगे, इसलिए इसे मैंने साइड रखा है। ये अलग से इसका 100% खुद का वेटेज है। ये मतलब ये तो आपको आना ही आना चाहिए, लेकिन ये पूरा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डेटा को समझने के लिए साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को ही नहीं समझ पा रहे हो, डेटा को ही नहीं समझ पा रहे हो, डेटा के साइंस को नहीं समझ पा रहे हो, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या इसमें पीएचडी करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। जो बेसिक हमारा 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, वहाँ तक का स्टेट्स हमारा इनफ है, और वो हमारा जो करिकुलम है उसमें कवर्ड है। उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका मन करे पढ़ने का तो ऑफकोर्स वो आपको और स्किल को शार्प करेगा, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे दो तरीके के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक होता है मेरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और एक होता है मेरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मैं क्या करता हूँ, डेटा को डिस्क्राइब करता हूँ, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखना, ठीक है। ये सारा आपका नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपका आ जाता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपका आ जाता है पॉपुलेशन और सैंपल पे आप काम करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे जो इंडिया का आपका पॉपुलेशन है, जब आपका कोई भी, क्या बोलते हैं वो जो आपका एग्जिट पोल होता है ना, आई थिंक इलेक्शन के बाद, वो बोलते हैं ना कि यहाँ इस स्टेट का, मैंने एग्जिट पोल न्यूज़ चैनल दिखाते हैं कि इस पार्टी के जीतने की
ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो क्या वो पूरे स्टेट में जाके सर्वे करते हैं क्या? नहीं, वो क्या करते हैं, वो एक अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। उन्हें पता है कि पूरे स्टेट का पॉपुलेशन इतना है, उस पॉपुलेशन में से मुझे अलग अलग जगह के सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, और उस सैंपल से के डिसीजन के बेस पे मैं डिसीजन दूंगा, और वो ज़्यादातर सिनेरियो में सही निकलता है क्योंकि वो डेटा ही इस तरीके से कलेक्ट कराते हैं। तो उस टाइम में जो हम स्टैट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो मेरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, और मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है क्योंकि आप कभी भी लिमिटेड डेटा पे काम नहीं करेंगे, आपका डेटा का साइज अनलिमिटेड होगा। अगर मैं 6 मिलियन डेटा की बात कर रहा हूँ तो वो डेटा साइंस में सबसे बेसिक डेटा है 6 मिलियन। आपको कम से कम 60-70 लाख के डेटा पे काम करना पड़ेगा। अगर कंपनी में आप काम करोगे इससे कम भी डेटा होता है, इससे ज़्यादा भी डेटा होता है, आपको पूरे डेटा को हैंडल करना आना चाहिए। तो पैरेलली आपको क्या करना है, ये सब तो मैं आपको बताता ही रहूँगा। पैरेलली आपको खुद से टाइम निकाल के, अभी क्योंकि बहुत वीक के टाइम मिलेंगे, स्टैट्स तो अभी हमारा चलेगा नहीं, अभी तो हम इस पे फोकस करेंगे। फिर जब ये कोडिंग पार्ट हमारा अपने हैंड पे कमांड हो जाएगा फिर हम स्टैट्स का यूज़ करेंगे, राइट। इसके पैरेलली आप जो है वो एक्सेल पे भी आप अपना 100% कमांड रखना। 100% का मतलब है कि क्या क्या इसमें आप लोगों ने जो जो सीखा वो सब आना चाहिए। क्या क्या सीखा आप लोगों ने एक्सेल में, हुआ है ना? एक्सेल आप लोग करो, नहीं हुआ यहाँ से तो अपना जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप अपना डेवलप करना स्टार्ट कर दो। नहीं हुआ तो जो भी आपका बनेगा उस हिसाब से आप बोल देना, ठीक है। एक्सेल में आपको क्या क्या आना चाहिए भाई, बेसिक जो आपके लुकअप फंक्शंस हैं, इफ एल्स के फंक्शंस हैं, कंडीशनल फंक्शंस हैं, उनका यूज़ करना आना चाहिए। मैच फंक्शंस का यूज़ करना आपको आना चाहिए। आपको एक्सेल में वीबीए बिल्कुल नहीं सीखना, वीबीए कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन हो जाता है, आपको जाना ही नहीं है उस लाइन में, ठीक है। वीबीए का मतलब हो जाता है कि आप कोडिंग के थ्रू एक्सेल को संभाल रहे हो, आपको एक्सेल में एक्सपर्टीज नहीं हासिल करना, आपको एक्सेल को यूज़ करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बेसिक एक्सेल तो आप जो है वो कर ही लोगे, एडवांस एक्सेल में आपको पाइवट टेबल का यूज़ करना आना चाहिए, पिवट चार्ट का आपको क्रिएट करना आना चाहिए। क्योंकि कंपनी अगर छोटी होती है तो वो क्या करती है, वो आपका एक्सेल में डेटा दे देती है और बोलती है इसी में एनालाइज करो। भाई आपका पांडास धरा रह गया, आपका नंपी धरा रह गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको एक्सेल पे भी तो आना चाहिए ना वो चीज़ एनालाइज करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो इस बार एक्सेल का अपडेट आया है माइक्रोसॉफ्ट 365 का, उसने नंपी भी एलिमिनेट कर दिया, पांडास भी एलिमिनेट कर दिया, उसने सबको अपने अंदर इनहेरिट कर लिया। आप एक्सेल के अंदर में ही पांडास परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर में ही सीबॉन परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर में ही प्लॉटली, मैटप्लॉटलिब, नंपी सब परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि पूरा डीए ही एक्सेल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेल को लगा कि भाई मेरे को छोड़ के बंदे जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं क्यों ना उसी को इम्प्लीमेंट कर दें अपने में। तो अभी तो आप सबके एक्सेल पे शो नहीं होगा वो, लेकिन जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का अपडेटेड वर्जन है उसमें उन्होंने एक्सेल के अंदर ही उन्हें इंटीग्रेट कर लिया। किसको? पूरे एनाकोंडा को। एनाकोंडा में क्या क्या था आपका? एसक्यूएल था, मशीन लर्निंग था, नंपी था, पांडास था, मैटप्लॉटलिब था, सीबॉन था, प्लॉटली था। तो इसलिए एक्सेल आना ही आना चाहिए आपको, क्योंकि कंपनी ये भी कह सकती है कि भाई जुपिटर को साइड हटाओ, एक्सेल पे काम करो, क्योंकि अब तो काम उस पर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए एक्सेल पे कमांड अच्छे से होना चाहिए। स्टैट्स के अलावा आपको थोड़ा बहुत जानकारी जो है वो प्रोबेबिलिटी पे भी आपको होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं अलग से सीखना है, स्टैट्स भी मैं ही बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी भी मैं ही बताऊंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी मैं ही बताऊंगा, ठीक है। ये सब हमारा करिकुलम का पार्ट है। एक्सेल तो आपका हो चुका है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये आपके पूरे करिकुलम का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में भी हमारे एक होता है सिंपल प्रोबेबिलिटी और एक होता है थोड़ा सा बेसिक से एडवांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसकी के अंदर में मैं एक प्रोबेबिलिटी में होने के दूसरे प्रोबेबिलिटी के होने की प्रोबेबिलिटी को निकालता हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आया ना? आगे समझ में आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये अभी का टॉपिक हमारा नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? पूरे डीए में पांडास पे होना चाहिए। पांडास को अगर आपने कर लिया तो आप पूरे डीए को संभाल लोगे। अब इसके इंटरव्यूज कैसे होते हैं थोड़ा वो एक आइडिया दे देता हूँ, राइट। जब आप कंपनी में दोगे इसके इंटरव्यूज, आप बोलोगे पेटीएम बहुत हायर करती है, ओला हायर करती है, उबर हायर करती है, डेटा साइंटिस्ट भी या डेटा एनालिस्ट भी। वो आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि वो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि आपको कितने लाइब्रेरीज आते हैं, ठीक है। पूछ लेगी, वो तो एचआर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर उन पे ना टाइम बहुत लिमिटेड होता है। वो वन गो में देखना चाहती है आपको क्या आता है। अपना डेटा उठाएगी, आपको बोलेगी ये रहा आपके पास डेटा, इसके ऊपर ईडीए परफॉर्म करो। ईडीए का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मतलब इस डेटा को एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करके सारी इन्फॉर्मेशन दो मुझे।
क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मिनिमम डेटा क्या था, मैक्सिमम डेटा क्या था, डेविएशन क्या था मेरा डेटा का प्लॉट कैसा था, डेटा पर्टिकुलर कहाँ पे मेरा जो नल वैल्यूज़ है उस नल वैल्यूज़ को कैसे मुझे फिल करना है, डेटा को अगर मुझे ग्रुपिंग करना होगा वो मैं कैसे करूँगा, उस पूरे डेटा को डिस्क्राइब करना, पूरे डेटा को एक्सप्लोर करना के प्रोसीजर को मैं बोलता हूँ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, राइट। वो आपको एक डेटा उठा के दे देगी, अगर छोटे डेटा होंगे तो आपको बोलेगी भाई अभी करके दो, बड़ा डेटा होगा तो मेल पे भेज देगी, बोलेगी 1 हफ्ते का टाइम लो, रिपोर्ट बना के मेरे को भेज देना। उसे इतने में ही पता लग जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता। अगर आप डीए पे अप्लाई कर रहे हो, अगर डीएस पे अप्लाई करो, डेटा साइंटिस्ट पे अप्लाई करो, इससे ज़्यादा एडवांस वो नहीं जाएगी, एक लेवल पे जाएगी। क्या बोलेगी, ये रहा डेटा, इस डेटा को लो, ईडीए परफॉर्म करो और कोई भी एमएल का एल्गोरिदम इस पे रन करके दिखा दो मुझे, कोई भी, इतना छूट रहता है क्योंकि उन्हें एक से पता लग जाएगा, अगर आपने एक रन कर दिया तो बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग वो समझ जाते हैं, बाकी परफॉर्म कर ही सकते हो। और एक अगर आप अच्छे से कर दोगे तो हो सकता है नेक्स्ट पे मूव करे, और बाकी तो कोई फिर इसमें सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो इंटरव्यू का टाइम बहुत कम होता है, उसे आधे घंटे में 1 घंटे में आपको जज करना है, उसके पास डायमेंशंस बहुत है सवाल पूछने के। और एक्सेल के साथ साथ यहाँ पे एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है, वो है आपका सीक्वल। सीक्वल मैं बोलूँगा 100% नहीं, एटलीस्ट आपको 60 to 70% आपका सीक्वल होना चाहिए। ये अपार्ट फ्रॉम दिस है, ध्यान रखना, ठीक है। सीक्वल आपका इतना रेंज पे होना चाहिए। कंपनी में डेटा एक्सेल फॉर्मेट में नहीं होगा, अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो डेटा कहाँ रखा होगा, सर्वर्स में रखा होगा। सर्वर्स मैंने आप लोगों को बेसिक क्लास में बता रखा है। सर्वर्स होते हैं ना हमारे, सर्वर यानी कि डेटा सेंटर्स रूम, जहाँ से डेटा मैं पिक करवा सकता हूँ यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी का यूज़ करके भाई सिलेक्ट सारा डेटा दे दो, सिलेक्ट पर्टिकुलर इस कंडीशन पे डेटा दे दो, क्योंकि वहाँ डेटा स्टोर करने की कोई भी लिमिट नहीं है। जितना मेरे पे पैसा उतना मैं वहाँ पे उतना बड़ा स्टोरेज बना सकता हूँ, सर्वर रूम बना सकता हूँ और उससे डेटा मैं पिक करवा सकता हूँ। आप लोगों ने अपने कॉलेजेस में देखा होगा एक छोटा सा सर्वर रूम होता है, बड़े बड़े कंपनी में भी आपने देखा होगा एक अपना उनका सर्वर रूम होता है। सर्वर का मतलब है सारा डेटा उन्हीं के पास है अभी फिलहाल, ठीक है। तो अगर आपको सीक्वल बहुत अच्छे से आता है तो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डीए के लिए एटलीस्ट आपको एसक्यूएल आना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एसक्यूएल का अच्छा यूज़ है और कंपनी पूछ लेती है इसमें क्या क्या आपको बेसिक क्वेरीज में आने चाहिए, ज्वाइंस आपको 100% लगाना आना चाहिए। एसक्यूएल की अगर मैं बात करूँ तो विदाउट ज्वाइन आप लोगों का इसमें टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता। एसक्यूएल पे भी आप लोग अगर नहीं आता है तो आप लोग खुद से स्टार्ट कर देना सीखना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि एक रोड मैप में ये बात आपको 3 महीने बाद पता लगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ। ये बात आपको पहले ही पता लगनी चाहिए कि ये सब कंपनी में पूछेंगी और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभार वो बोल देती है बिग डेटा, तो उसे डायरेक्टली जो है वो इग्नोर करके नेक्स्ट जॉब पे अप्लाई कर देना, क्योंकि बिग डेटा आपका क्या हो जाएगा, ये कंपनी चाहती है कि जितना ज़्यादा बंदे से मिल सके मुझे उतना ज़्यादा मैं कंज्यूम करवाऊँ उससे, राइट। बिग डेटा का मतलब है कि ये मतलब है तो कम पैकेज पे मैं हायर करूँ लेकिन काम ये सारा कर दे। तो बिग डेटा मोस्टली वही कंपनी मांगती है जो बिग डेटा पे काम कर रही है। भाई बिग डेटा किन के पास है, बिग डेटा वो होता है जो सेकंड्स में मिलियंस ऑफ डेटा जनरेट कर दे। जैसे फेसबुक है, 1 सेकंड में करोड़ों लोग अभी पोस्ट कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम है, करोड़ों लोग अभी लाइक कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे, तो ये मेरा बिग डेटा है। अमेजोन पे अभी लाखों लोग शॉपिंग कर रहे होंगे, नेटफ्लिक्स पे अभी लाखों लोग बैठ के मूवीज़ देख रहे होंगे, वेब सीरीज़ देख रहे होंगे, अभी हॉटस्टार का मैच आएगा तो करोड़ों लोग मैच देखेंगे। ये सेकंड्स में क्या हो रहा है, मिलियंस में ट्रिलियंस में डेटा जनरेट हो रहा है। तो वही कंपनी आपसे मांगेगी ना ये क्वालिटी, जो कंपनी फील्ड में काम करती है, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, और यही कंपनी मांगती ही है। तो अगर आइडिया नहीं है, आधे 1 घंटे का कभी टाइम मिले बस में चलते हुए, बाहर घूमते हुए, इसके बारे में एक्सप्लोर कर लिया करना। मैं ये बता रहा हूँ, कल को ये आइडिया ना हो कि सर ये क्या था, बिग डेटा क्या था। बिग डेटा का मतलब है कि आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, आपको इसे मैनेज करना आना चाहिए, और मैनेज करने का काम ये करेगा। इसके पास कोई लिमिट नहीं है डेटा को संभालने की। भाई थोड़ा सा बर्डन तो नहीं हो गया है पक्का, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख दिए मैंने, नहीं, ये ट्रांसपेरेंट रखा है, ये चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि 1 महीना हमें लग जाएगा इसे कंप्लीट करने में, और 1 से 1.5 महीने में आपको अगर पहले ही पता लग गया कि आपको किस किस चीज़ों पे कमांड करना है, क्या क्या डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, तो आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। खाली टाइम मिल रहा है तो इन सब पे टाइम जरूर स्पेंड करना, ठीक है। इसके बाद कभी कभार वो आपको बोल देती है क्लाउड, तो ये भी मना कर देना, ठीक है।
अगर दूसरे पे मूव ऑन करो, टाइम आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से परफेक्ट है, 100% नहीं, एटलीस्ट मुझे 70% 80% ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर वो मुझे बोलेगा एक पांडास का यूज़ करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, अगर मैं 70% भी अचीव कर सकता हूँ तो ही आप इन सब पे मूव करना, और आपका वेलकम है यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि कोई इशू नहीं है। जितना ज़्यादा इन्हें सीखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए करियर ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। बिग डेटा पे काम करना या क्लाउड पे काम करना, क्योंकि सर्वर भाई कोई कंपनी XYZ आग लग गई तो वो तो सारा डेटा तो उनका गया, फिर क्या फ़ायदा हुआ। कोई आपका नेचुरल जो है कोई मतलब आपका इवेंट हो गया तो उस केस में क्या करोगे, वो डेटा तो गया ना उनका। तो वो क्या करती है, उसी डेटा को रूम में ना रख के वो क्लाउड में रखती है। तो क्लाउड की जब मैं बात करता हूँ तो क्या यहाँ बादलों में डेटा रखा जाता है, फिर जहाँ जाके वहाँ जाके बरसा दो उन्हें। क्लाउड का मतलब होता है कि मल्टीपल लोकेशंस पे रखा जाता है वो भी सर्वर रूम में, लेकिन वो मल्टीपल लोकेशंस पे। कहने का मतलब है ये मैं अभी डीए की फाइल बना रहा हूँ, अगर इस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं क्या करता हूँ कि ये डीए की फाइल अभी आप सबके लैपटॉप से कनेक्टेड है। अगर इनकेस मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके लैपटॉप में वो सब सेव रहेगी। ये मेरा क्लाउड का कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए मुझे अपने लिए अपने जगह पे कुछ बाय नहीं करना। कोई दूसरी कंपनी है जो मुझे कम पैसे में उतना बड़ा लोकेशन दे रही है तो मैं उसको ऑब्वियसली ऑप्ट करूंगा। कल को कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो खर्चा पानी उठाने को रेडी है, उसने बोला हुआ है भाई सिक्योरिटी हमारी तरफ से है, डेटा का बैकअप रहेगा ही, कोई इशू नहीं है, कितना भी नुकसान हो तो भी हम डेटा का बैकअप रखेंगे। कंपनी ही बर्बाद होने पे आ गई है तो कोई डेटा का बैकअप नहीं है। बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग अलग चीज़ है। हाँ, क्लाउड बस डेटा को स्टोर करने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग जो उस फील्ड में महारथी हासिल करना चाहता है तो ये बिल्कुल अलग लाइन हो जाती है। जैसे सीक्वल का मैंने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का बताया, तो वो उसका सर खाली क्लाउड के लिए क्या क्या चाहिए सर? क्लाउड के अंदर आपको दो चीज़ें आइडिया होना चाहिए। एक होता है आपका अमेजोन का वेब सर्विसेज का, ठीक है, अमेजोन वेब सर्विसेज का, राइट, और दूसरा आपका हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर। बस इतना आपको आइडिया है तो काफ़ी है। हाँ, ये सारे वर्चुअल आपको एक लोकेशन प्रोवाइड कर देते हैं भाई। आप बस में बैठे हो तो भी आप इनके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। आपका काम बस यही है कि डेटाबेस को एक्सेस करना ही, आपको डेटाबेस का लोकेशन प्रोवाइड करा था और कुछ नहीं। सीक्वल में बताया था डेटाबेसेस क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, बस उन्हीं को ये ऑन क्लिक आपको प्रोवाइड करेगा। भाई मेरा डेटाबेस कहाँ है, मेरे लैपटॉप में है, आप मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा डेटा क्लाउड में है तो जिसको मैं अथॉरिटी दूंगा वो सब एक्सेस कर सकता है, यही रीज़न है। हाँ, वही क्लाउड के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, उन्हीं को सर जो क्लाउड। हम स्क्रीन शेयर करते हैं, मतलब किसी को एक्सेस देते हैं बिल्कुल, अपने मतलब कंप्यूटर का, तो वो जैसे आप क्लाउड के जूम थ्रू ही मीटिंग होता पे, है हाँ, सर? आप जूम मीटिंग पे जाते हो, जूम मीटिंग पे क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा होता है। भाई जूम कंपनी कहती तो है कि हम आपका डेटा स्टोर नहीं करते हैं, लेकिन वो तो एट द एंड तो करती ही होगी। वो आपका जो है सिक्योर्ड होता है डेटा। आपका जो व्हाट्सअप का चैट है वो बोला जाता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। भाई एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है तो जब कुछ केस होता है तो सारे कैसे बाहर आ जाते हैं। वो जब रिक्वायरमेंट होती है ना तब सब बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इनक्रिप्टेड होता है तो वो डेटा को स्टोर करती है आपके अपने एक नॉर्मल फॉर्मेट में, और जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड से ना मेरा एप्लीकेशन फास्ट काम करता है। अब मैंने एक वेबसाइट बनाई, वो वेबसाइट क्या करती है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, और आज मैंने उस पर बिग बिलियन डे लॉन्च कर दिया भाई, और मैंने बोल दिया फ्रीडम 251 फ़ोन 250 रुपये में। हुआ था ना स्कैम, 250 वाला जो फ़ोन आया था एक, है ना भाई, करोड़ों की भीड़ आ गई थी, एक वेबसाइट भी क्रैश हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनका खुद का सर्वर था, उनका सर्वर उतना डेटा को प्रोसेस करने के लिए नहीं बना हुआ है। यहाँ पे क्लाउड का काम आता है। क्लाउड कहता है कि भाई अगर 1 करोड़ लोग आ गए हैं तो भी कोई स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 करोड़ लोग अचानक से ऑर्डर कर रहे हैं तो भी प्रोसेस होगा, क्योंकि मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू हम काम करा रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ एक ही बंदे को बिल्डिंग बनानी है तो 1 साल से ऊपर लग सकता है, और एक ही बार में बोलूँ 1000 बंदे हैं काम करेंगे और सब स्किलफुल वर्कर हैं तो तुरंत बन सकती है। चाइना वैसी तो बनाता है, एक दिन में बना देता है बिल्डिंग, वो गिर भी जाती है अलग बात है। हाँ। अपना IBM खुद इनफ है अपना डेटा सेंटर बनाने के लिए, तो उसे ज़रूरत नहीं है। वो सब क्लाउड में स्टोर होता है। IBM का खुद का डेटा है अपना, गूगल का खुद का डेटा है, ठीक है, इनको इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद वो सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, इनका काम है दूसरे को देना, ठीक है। तो गूगल का जो है हमारा गूगल क्लाउड सर्विसेज है, IBM का IBM क्लाउड के भी, ओरेकल का भी खुद का है। इन जो जो सर्वर प्रोवाइड कर सकते हैं वो डेटा क्लाउड भी प्रोवाइड
कर सकते हैं। और सर्वर के टाइम में, डेटाबेस के टाइम में क्लास में आपको मैंने बताया था, सर्वर्स की कमी नहीं है मार्केट में। जो मार्केट में बड़े लेवल पे वो ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडियन कंपनी भी बहुत पार्टिसिपेट कर रही है। अदानी की तरफ से भी मार्केट में न्यूज़ आया था कि अदानी भी क्या करेंगे, डेटा सेंटर्स बनाएंगे। डेटा सेंटर्स का काम ही हो कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, अभी जियो ने जब सब्सक्रिप्शन लिया था मैच का, तो आपने देखा था पहले 2-3 दिन तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं, आइडिया तो था लेकिन उनका सर्वर्स उतना इनफ नहीं था। माइट भी होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो लैकिंग आ रही थी। तो उस उनके इंजीनियर्स ने काम किया होगा, उसके बाद उन्हें सॉर्ट आउट किया उन्होंने प्रॉब्लम को, क्योंकि हाँ अचानक ये से दो। लोड पड़ गया डेटा का। ठीक है, तो गूगल का जो है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जीसीपी के नाम से आता है। ये सब आपको ना आइडिया होना चाहिए। कहने का मतलब, इंटरव्यूअर पूछे नाम सुना है तो हाँ सुना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कभी सुना ही नहीं, ये पता होना चाहिए आपको। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है, मास्टर ऑफ वन। मास्टर ऑफ वन है आपका जिनका डीए है, और जिनका डीएस है उनको डीएस ही करना है, ध्यान रखना। उनको डीए एक हेल्पिंग हैंड है उनके लिए, उनका मेन फोकस डीएस पे होना चाहिए। क्योंकि भाई आप कह रहे हो मैं पीएचडी करके आया हूँ किस में, फिजिक्स में, और पढ़ा रहा हूँ मैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स, तो फ़ायदा क्या पीएचडी करने का। तो डेटा साइंस का मतलब है कि डीए आपको आता ही है। तो डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है? डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट का काम कर सकता है, डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट का सारा काम कर सकता है, डेटा उसको एनालिस्ट सब डेटा मशीन साइंटिस्ट का लर्निंग काम आनी नहीं कर चाहिए। सकता। ठीक है, हाँ, वो डीएस का ही एक आपका सब डोमेन है। तो वो आने के लिए आप, इसलिए जो कंपनी है वो हायर पैकेज पे डीएस को ले लेती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर मुझे डेटा पे प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस कराना है तो डीए पे नहीं हो पाएगा, वहाँ डीएस पे होगा। और वहाँ पे आपका पाइथन यूज़ होता है जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, डीए में नहीं है लेकिन डीएस में है। जो आपने पाइथन पढ़ा है ना, उप्स तक सारी चीज़ें हो रखी है, जिनका नहीं हुआ है वो भी होगा। वो रिक्वायरमेंट है क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एमएल में हमारे एल्गोरिदम आ जाते हैं। तो ये एक बेसिक मेरा रोड मैप होता है कि मुझे किस पे कितना फोकस करना है। तो ओवरऑल जब हमारी क्लासेस चलेंगी वो भी इसी के वेटेज के हिसाब से चलेंगी। नम्पी हम करेंगे, हम सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें परफॉर्म करेंगे, लेकिन नम्पी के कुछ बेसिक्स ऑपरेशन है जो हमें पता होने चाहिए। भाई मैंने आपको स्ट्रिंग के 47 मेथड्स पढ़ाए थे जो पाइथन जिन्होंने लिया था, है ना। मैंने ये भी बोला था 47 के 47 यूज़ नहीं होंगे, गिन चुन के 8-10 यूज़ होते हैं। तो ऐसे ही नम्पी के हम मेथड्स तो कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स कवर अप करने की, लेकिन जो रिक्वायर्ड हैं उनका एक अलग से नोट्स बना के रखेंगे, क्योंकि उन्हीं पे प्रैक्टिस करना है हमें, और वही अच्छे से आना चाहिए। राइट, पांडास बहुत अच्छे से आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं समअप करने की बात करूँ, तो जो हमारा अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि हमारी कुछ क्लासेस रहेंगी नम्पी की। नम्पी के बाद हम जो है, नम्पी का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता, क्योंकि नम्पी अकेला एक मैथमेटिकल टूल है, उसका क्या प्रोजेक्ट बनाओगे, उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है। पांडास जैसे ही हमारा बेसिक कंप्लीट होगा, बेसिक, उसमें हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट रहेगा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, वही ईडीए का ऑपरेशन। ईडीए का मतलब डेटा को एक्सप्लोर करना। जैसे आप एक्सेल में डेटा लेते हैं, एक्सेल में आप डेटा को एक्सप्लोर करते हैं ना, भाई मिनिमम सेल्स कितनी थी, मैक्सिमम सेल्स कितनी थी, लोएस्ट प्रॉफिट कितना था, हाईएस्ट प्रॉफिट कितना था, किस दिन था, कितने बजे था, कौन से टॉप 5 थे, कौन से बॉटम 5 थे। ये सारे क्या हैं, खुद के कुछ क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को देने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसी में हम डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसे एक बार मैं गो थ्रू करके देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं आया हूँ, बिल्डिंग देखा है मैंने, बढ़िया है। अब जैसे आप लोगों ने बोला ना कॉफ़ी के लिए एक आपको लोकेशन भी चाहिए, उस लोकेशन को जाके एक बार मैं एक्सप्लोर तो करूँगा ना। तो वही एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कि मेरा मार्केट कैसा है, कि वहाँ के कस्टमर का सेगमेंट कैसा है। भाई हायर क्लास के, हायर ग्रेड के लोग हैं, IAS IPS रिटायर्ड हैं, वहाँ पे मैं 10 रुपये का चाय देके क्या करूँगा, क्योंकि वैसे भी वो आने वाले नहीं है ना। तो मेरे को मार्केट सेगमेंटेशन पता होना चाहिए, एक्सप्लोर करूँगा ना। तो वो डेटा को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के प्रोसेस को मैं बोलता हूँ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसी में चार्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है, इसी में कंपनी आपको बोल देती है कि जब आप ये सारा काम कर लेते हो, तो भाई सारा काम करने के बाद आप जो कंपनी का ऑनर है या जो कंपनी में मैनेजर है, आप उसे जाके ये तो नहीं कहोगे देखो मैंने सर 20 लाइन का कोड लिखा है, बढ़िया दिख रहा है ना। उसे कोड से कोई लेना देना नहीं है, उसे चार्ट से भी कोई लेना देना नहीं है। उसे ये मतलब है कि आपने रिमार्क क्या लिखा, आपने क्या इससे आउटपुट गेन किया, मुझे वो पॉइंट बताओ। एज अ रिपोर्ट बताओ कि आपने फाइनल टच क्या समझा। आपका डेटा कलर बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आपका डेटा बहुत डायनेमिक है, यहाँ क्लिक करने पे यहाँ हो रहा है, इन सब से कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक
सेल रेवेन्यू या टारगेट प्रॉफिट जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला दो तरीके के बंदे होते हैं, जो कोडिंग करना जानते हैं और जो ऑपरेशन करना जानते हैं। तो ऑपरेशनल माइंडसेट से काम करना, कोडिंग कर ही लोगे एट दी एंड, ठीक है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। भाई डॉक्टर के पास जाते हो, एक डॉक्टर डायरेक्टली अगर वो ऑपरेशन स्टार्ट कर दे तो आप भी घबरा जाओगे ना है कि नहीं है। वो पहले आपको बैठेगा, बात करेगा, आपसे पूछेगा, आपके डिसीजन देखेगा, उसके बाद देखेगा क्या करना है मुझे, वो रिपोर्ट्स कुछ मंगवाएगा, उसके बाद और डिसीजन लेगा, एक टीम पैनल बैठेगी, पूछेगी कि क्या करना है मुझे, है ना। तो उसके बेसिस पे आपको वर्क करना है। सीधा डायरेक्ट कोड पार्ट पे कभी जंप नहीं करना। कोडिंग लाइन में ही बता रहा हूँ पूरा। कोडिंग से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है, क्वेश्चंस पुटअप करने होते हैं, एक पूरी टीम बैठती है, जैसे हमारी टीम बैठी है ना, एक पूरी टीम होती है कंपनी में, वहाँ पे स्क्रम मीटिंग होता है और आपका एजाइल मेथोडोलॉजी पे काम होता है। ये दो नाम आपको कंपनी लेवल पे सुनने को मिलेंगे, स्क्रम मीटिंग और एजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है। एजाइल मेथोडोलॉजी एक मेरा काम करने का तरीका है कि मैं किस तरीके से प्रोसेस आउटपुट को अचीव करता हूँ। और स्क्रम मीटिंग का मतलब है अभी तक का मेरा क्या स्टेटस चल रहा है प्रोजेक्ट का, मुझे वो बताओ। क्या मुझे प्रोजेक्ट की स्पीड को स्पीडअप करना है, क्या हमारा प्रोजेक्ट टारगेट को मीट नहीं कर पा रहा है, क्या डेडलाइन को मीट नहीं कर पा रहा है। मैंने बोला है क्लाइंट को इतने बजे ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा और अभी तक हमने काम ही स्टार्ट नहीं किया है, तो एक टीम वर्क होगा ना। तो ये सारे आपको वहाँ पे नाम सुनने को मिलेंगे। नॉर्मल मीटिंग ना बोल करके उसे स्क्रम मीटिंग बोलते हैं। उस स्क्रम मीटिंग में जो मेन हेड होता है उसे स्क्रम मास्टर बोलते हैं। तो ये सब सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन है ये सारे बेसिक चीज़ें, कॉन्सेप्ट। ये सब अचानक से इंटरव्यूअर पूछ देगा अच्छा स्क्रम मीटिंग में आपको क्या करना होता है, तो ब्लैंक नहीं होना है, एक आइडिया होना चाहिए जो नॉर्मल मीटिंग में हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि कैसे डेटा आएगा, कैसे उस डेटा को कन्वर्ट करना है, क्या ईडी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चंस को पुट अप करके हमें एक सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन बना के फाइनल एक मुझे रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट यहाँ पे बनती है दो जगह, तीन जगह। एक तो बनती है जुपिटर में ही, एक तो बनती है आपकी पावर पॉइंट पे, और एक आपकी बन जाती है एमएस वर्ड पे, ठीक है। कोशिश करना पीपीटी और एमएस वर्ड को यूज़ करना। जुपिटर में आपको कोड दिख जाएगा और उसे कोड से मतलब नहीं है, ठीक है। उसे एट द एंड आउटपुट चाहिए और रिमार्क चाहिए। और ज़्यादातर जब आप किसी कंपनी का मीटिंग देखते हो, फाइनल एमओएम देखते हो, मिनट्स आफ्टर, जो भी मिनट ऑफ मीटिंग होता है वो पीपीटी फॉर्मेट में होता है या वर्ड फॉर्मेट में होता है, रिपोर्ट फॉर्मेट में होता है, राइट। तो उससे आपको एनालिसिस पता लगेगा, ठीक है। अभी हम आते हैं, एक देखते हैं कि हमारा डीए का ऑपरेशनल काम क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई आपकी रिलायंस कंपनी है। रिलायंस का जो है मैं एनुअल रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये इनका फाइनेंशियल रिपोर्ट है और एक आपका पूरा रिपोर्ट है। चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कंपनी हो, उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया, क्या टारगेट थे, क्या अचीव किया, कितना बजट आया, कितना एलोकेट हुआ, कितना डेट है, कितना टारगेट, ये सारे हाँ, ये सब बैकएंड में टीम बैठी होती है, वो ये रिपोर्ट बना के देते। भाई अंबानी भाई साहब थोड़ी ना बैठ के रिपोर्ट बना रहे होंगे उधर, है ना। तो ये जो डिज़ाइनिंग का काम है ये डिज़ाइनर करता है, ठीक है। आपको डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा नहीं फोकस करना। ये जो है देखो, ये जो वन लाइनर आंसर होते हैं इन्हें केपीआईज बोलते हैं। हाँ, कि इससे मुझे एक बार में आइडिया मिल जाता है मेरा बिजनेस क्या था, मेरे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी क्या है, मैंने कितने हज़ार करोड़ का, लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया, मैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में मैं किस लिस्ट में आता हूँ। भाई अच्छी बात है, इंडिया की कंपनी 88 लिस्ट पे आ रही है, आने वाले टाइम में टॉप 10 पे पहुँचेगी। मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, मैंने कितने नए लोग हायर किए, पूरे बैकएंड जो मेरा एनुअल था, ठीक है। फॉर्ब्स में मेरे जो ये फॉर्ब्स के हिसाब से 20 बेस्ट एम्प्लॉयर में मैं 20th रैंक पे हूँ। मतलब बेस्ट एम्प्लॉयर का मतलब उनका कुछ अपना डेटा एनालिसिस का प्रोसेस होता है कि भाई ज़्यादा तो ये वो तो नहीं कर देते हैं, क्या बोलते हैं, अरे कंपनी से ये ले ऑफ कर देना। भाई एम्प्लॉयर कोई बेस्ट कब कहलाएगा कि जब वो एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में सोचेगा, जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये सब एम्प्लॉयर के बेनिफिशियल के बारे में सोचेंगे ना, बेनिफिट के बारे में। कोविड आया, पता लगा पूरी कंपनी खाली कर दी, तो वो बेस्ट एम्प्लॉयर कैसे हो सकता है, राइट। ये नेट प्रॉफिट कितना था, सीएसआर मेरा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक टर्म, कि कोई कंपनी अगर बहुत अच्छा पैसा कमाती है तो गवर्नमेंट कहती है कि आप कुछ समाज के लिए भी काम करो,
तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करो। तो ये सारे कुछ बिजनेस टर्म्स हैं जो आपको वैसे ही पता होने चाहिए। जितना ज़्यादा आपको आइडिया होगा उतना आप डेटा को समझ सकते हो। अदरवाइज गूगल करो, आगे बढ़ो, कोई इशू नहीं है। CSR क्या होता है, गूगल करो, आजकल तो वन लाइनर है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जब भी आप रिपोर्ट बनाते हैं तो वो हमेशा KPI से स्टार्ट होती है कि आप पहले क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। आपका ओवरऑल ये 267 पेज की रिपोर्ट है, मुझे नहीं इससे मतलब है, ठीक है। मेरे को ये बताओ कि मार्केट में क्या आपका करंट स्टेटस है। बाकी तो ये डिज़ाइनिंग का काम है, ठीक है, ये पूरा आपका एनालिसिस का काम है। ये रहा, इन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन के बेस में बना रखा है, एक कार्ड बना रखा है और एक रिमार्क दे रखा है। कैश प्रॉफिट उन्होंने अपना एक लाइन चार्ट के बेसिस पे शो कर रखा है, एक कार्ड के बेसिस में एक अपना रिमार्क दे दिया। ये थोड़ा डिज़ाइनिंग का काम है। और ये रहे आपके, देखिए बेसिक जो आपको विजुअल्स परफॉर्म करने हैं। फिनेंशियल ईयर बाकी के कंपैरिजन में मेरा कितना था, प्रॉफिट डेट के कंपैरिजन में कितना, पाई चार्ट के कंपैरिजन में पूरा वैल्यू बता रखा है। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हो, ये सारा डेटा एनालिसिस ही है। ये मेन अगर मैं बात करूँ, ये जो रिपोर्टिंग का काम है ये आपको उन्हीं को वर्ड्स में अभी नहीं उतना कन्वर्ट करना होता। कंपनी का एक अपना फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, उसी के थ्रू हम करते हैं। ये जो डिज़ाइनिंग का काम है ये सब आपको नहीं करना होता, आपको ये डेटा जनरेट करके देना होता है ताकि जो PPT बना रहा है, जो रिपोर्ट बना रहा है, वो इस वैल्यू को फिल कर सके। ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ना आपके, ये जो मेन आपके चार्ट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मली है, बेसिक आपने देख लिया किस तरीके से, राइट। जैसे ये इन्होंने सेगमेंटेशन किया हुआ है अपना मार्केट का, कि जो जियो है उसने कंज्यूमर सेगमेंट में ये कैप्चर किया हुआ है, होम सेगमेंट में ये है, स्मॉल मर्चेंट्स में ये है और एंटरप्राइजेज में ये है। इसी में आप बता सकते हो इसका रेवेन्यू टोटल इतना रहा, इसका रेवेन्यू इतना रहा। तो वन गो में एक आपका विजुअल्स जो है वो विजुअलाइज हो पाएगा, और यही काम आपको करना होता है, ठीक है। तो ये सारा काम, इसीलिए हर कंपनी को एक ये पर्सन चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। अपने अलग अलग पोर्टफोलियो का एक इन्होंने ग्लैंस दे दिया अपने बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, नागिन सीरियल भी यही बना रहा है चलो ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो ये आपको एक आइडिया मिल गया कि आपका जब तक ये फिगर देखने में अच्छा नहीं है, यही अगर ये लॉस में होता है तो ये बंदा हंसता हुआ अच्छा लगता नहीं लगता ना। तो कंपनी भी सोच समझ के ये इमेज लगाती है। ये काम आपका नहीं होगा, आपका मेन ये काम होगा, ये डेटा इस पॉइंट पे पहुंचना आपको कि इतने मेट्रिक टन जो है आपका डेटा जनरेट जो, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो ये एक आइडिया आपको मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नम्पी से स्टार्ट करेंगे। एक अप्रोच आपको मिल गया और आज के लिए डन करते हैं। बताइए, कुछ डाउट किसी का? नो सर। ठीक है भाई, आज के लिए डन करते हैं हम। ओके, ओके, थैंक यू सर।